हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग बेटा? आज हम लोग इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है एंटागोनिस्ट हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। तो पहले समझ लें कि ये दो हार्मोन्स क्या हैं और ये एंटागोनिस्ट टर्म का मतलब क्या है। एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक हार्मोन हम उन हार्मोन्स को कहते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। जो दो हार्मोन्स या जो भी चीजें एक दूसरे को अपोज करते हुए एक दूसरे को बैलेंस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहां पर दो हार्मोन का जिक्र किया गया है, एक है थायरोकैल्सिटोनिन और दूसरा है पैराथार्मोन। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए बॉडी में कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए जरा, पहले बात करते हैं किसकी, थायरोकैल्सिटोनिन की। सबसे पहले थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें तो बेटा ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ी होगी, थायराइड ग्लैंड में मेन जो हार्मोन निकलता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। बट उसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि उसकी पैराफोलिकुलर सेल्स से रिलीज होगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। दूसरा हार्मोन जो यहां इसके हम लोग ऑपोजिट में पढ़ रहे हैं वो है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होगा वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन भी लगभग आसपास ही होती है। तो हम अगर पोजीशन की बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो हमारे लैरिंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। एक ग्लैंड होती है थायरॉयड ग्लैंड, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है लेकिन वो ग्लैंड सिंगल होती है। पैराथार्मोन ग्लैंड वही थायरॉयड ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होती है और ये टोटल जो होती है वो 4 होती है। ठीक, तो थायरॉक्सिन हार्मोन या जिसको बोलते थायरॉक्सिन नहीं, थायरोकैल्सिटोनिन की हम लोग यहां बात कर रहे हैं। थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है हमारे थायरॉयड ग्लैंड से और जो पैराथार्मोन होता है वो रिलीज होता है किससे, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक, ये तो पहली बात होगी। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ में आया कि ये एंटागोनिस्ट कैसे ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। उसके लिए जरा आगे देखते हैं। पहले बात करें किसकी, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन की। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होगा कि ये कहा जाता है कि ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन का मतलब ये है कि हाइपो का मतलब होता है लेस, कैल्सियमिक मतलब यहां पे किसकी बात की है, कैल्शियम की। तो ये और एमिक वर्ड मतलब है यहां पे ब्लड में। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये कैसा हार्मोन है, हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है। ब्लड कैल्शियम लेवल ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज करेगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगा कि ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, जब भी हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम डाइट में जो भी फूड लेके जाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये उस एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, कम करा देता है। देखिए यहां पर जैसा लिखा भी हुआ है कि डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको ये कम करा देता है। जब कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो ब्लड में आएगा नहीं प्रॉपर और ब्लड कैल्शियम लेवल इस तरीके से लो होने लगेगा। दूसरा काम ये करता है कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी में हमने प्रोसेस पढ़ी थी यूरिन फॉर्मेशन की कि जिसमें पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है जिसमें से कंटेंट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मैक्सिमम कंटेंट रीएब्जॉर्ब किया जाता है, वहां पर कैल्शियम का भी जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये क्या करा देता है, इनहिबिट कराता है। यानी ये हमारे जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कराता है और हमारे रीनल ट्यूब्यूल से जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये इनहिबिट करा देता है। तो ओवरऑल ब्लड में कैल्शियम ना बाहर से आ पाता है और ना ही जो ब्लड का कैल्शियम होता है वो रीएब्जॉर्ब होके वापस आता है। एज अ रिजल्ट ब्लड कैल्शियम लेवल हमारा गिरता चला जाता है।
और जब ब्लड कैल्शियम लेवल गिरता चला जाता है तो इसमें क्या होता है, ये कौन सी एक्टिविटी, जब ब्लड कैल्शियम लेवल गिर जाएगा तो वो आप समझ रहे हैं ना कि यहां पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम है वो बाहर रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये एक एबनॉर्मलिटी कॉज करता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैल्सीयूरिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कैल्सीयूरिया कॉज कर देता है, जिसमें जो हमारे यूरिन होता है इससे कैल्शियम बाहर रिलीज होने लगता है। अब जरा हम बात कर ले किसकी, पैराथार्मोन के, जो इसके ऑपोजिट एक्ट करता है। अपोजिट देखिए कैसे एक्ट कर रहा है कि ये जहां पर जो कैल्सिटोनिन था कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा था, जीआईटी से डिक्रीज करवा रहा था, ये इंक्रीज करा देता है। मतलब जीआईटी से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो बढ़ गया। ठीक, दूसरा ऑपोजिट काम इसने ये किया, जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन ये दोनों बढ़ जाता है। इसका मतलब जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, यानी कि ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। ठीक, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां पर एक और है, देख लीजिए इसको, क्या है कि जो हमारा थायरोकैल्सिटोनिन है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपके इसका एक और काम ये भी होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को ये कैसे डिक्रीज करेगा कि आपके ब्लड में जो भी कैल्शियम है, ठीक है, उस कैल्शियम को ये भेज देता है किस प्रोसेस के लिए, रीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन के लिए। यानी बोन फॉर्मेशन में आपको पता है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड का कैल्शियम ये भेज देता है किसके लिए, बोन फॉर्मेशन, या कि ये कह सकते हैं कि बोन के रीमिनरलाइजेशन में भेज देता है उन कैल्शियम आयंस को। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। जो रीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, इसको ये प्रमोट करता है। तो ओवरऑल हर तरीके से ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, चाहे वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम करवा के हो, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन कम करवा के हो, या फिर ब्लड के कैल्शियम का बोन में जाके रीमिनरलाइजेशन करवा देना। तो ओवरऑल ये कैसा हो गया, ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन हो गया। जबकि जो पैराथार्मोन है वो जस्ट इसके अपोजिट है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को शो कर रहा है, मतलब कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन का कैल्शियम भी निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, तो ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आने से क्या हो गया, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ गया। रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा दिया, इससे भी ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया। और साथ ही साथ जो हमारी बोन्स है उनका डीमिनरलाइजेशन करवाया, मतलब जो स्टोर कैल्शियम है वहां से बेटा उसको भी इसने क्या किया, ब्लड में भेज दिया। तो ओवरऑल हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज करा देता है। कौन इंक्रीज कराता है, पैराथार्मोन, और डिक्रीज कौन करा रहा है, आपका थायरोकैल्सिटोनिन। तो इस तरीके से ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी में बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, एक कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है और दूसरा कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन इसको बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्पेशली कैल्सिटोनिन के बारे में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, और जो पैराथार्मोन है उसको उन्होंने थोड़ा सा समझाया है और लिख दिया है कि ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन के साथ मिलके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से ये दोनों हार्मोन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमारे बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।